हेलो हेलो। चलो आ जाओ फटाफट। हाँ चलो, ध्यान दो, फोकस करो, आ जाओ। चलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। आज कौन सा आज आज 22 सितंबर है। कल आपकी टेस्ट है, उससे आपकी पढ़ाई हो गई है क्या? हाँ, नहीं हुई क्या आपकी पढ़ाई? कोई बात नहीं, आज का भी समय है आपके लिए पढ़ने के लिए, टेंशन मत लो आप, है ना। मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने आपको रिवीजन लेक्चर भेजा नहीं शायद। एक मिनट मुझे देखने दो पहले, कैब से मुझे रिवीजन सेशन आ गया है क्या। चैप्टर नंबर, कॉपी यूआरएल, ये देखो आया है क्या आपके इस पे? आ गया होगा शायद। आया ना? चलो लो, और ध्यान दो। जानबूझ के मैंने पर्पसली आज दिया ताकि आपको कम समय में पढ़ना। आओ, मजाक कर रहा हूँ, एकदम इजी पेपर है। आप बोलोगे इतना आसान है कि सवाल ही नहीं जम रहे करके, है ना। आओ, अब इतना आसान हो के सवाल कैसे जमेंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। थोड़े हार्ड आप एक्सपेक्ट करोगे। चालू हुआ वो देखो, देखो ऑन ऑफ की अलग बटन है बेटा, नहीं होता वो ऑन ऑफ एक हिस्से। आओ, ध्यान दो। चलो सर, कौन से चीज को देख रहे थे हम लोग? बेंचमार्क से रिलेटेड पढ़ रहे थे। बेंचमार्क दो जगहों पे बनाना पड़ता है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल के ऊपर आप लोग बेंचमार्क बनाते हो, और दूसरा आप असर्शंस के ऊपर बेंचमार्क बनाते हो। ये चीज को हम लोग देख रहे थे, बराबर है ना। बोलिए, मटेरियलिटी सेट करते हैं, सॉरी। अब ये जो बेंचमार्क को चूज करना है, ये किसका जजमेंट होता है? ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट। किसका जजमेंट होता है बोलो? ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है। फिर हमने मटेरियलिटी के बारे में देखना चालू किया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ क्या है दोस्तों बोलो, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं असर्शंस की मटेरियलिटी को। किसको अफेक्ट करते हैं बोलो? असर्शंस की मटेरियलिटी को। कौन से फैक्टर्स है? जैसे कि रूल्स हो गया, लॉज हो गया, रेगुलेशंस हो गया, एप्लीकेबल एफआरएफ हो गया, ये सारी चीजें। दूसरा, की डिस्क्लोजर अगर कोई इंडस्ट्री के अंदर लग रहा है तो। और तीसरा क्या बोला जा रहा है? अगर न्यूली एक्वायर्ड या कोई ऐसा अटेंशन रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, मतलब जैसे कि अगर कोई न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस है तो हम लोग चाहते हैं कि उसके जो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो थोड़ा हटके दिखे, वो थोड़ा अलग से दिखे। तो वहां पे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? वहां पे भी अपन लोग मटेरियलिटी लेवल को सेट करते हैं। देखो, चलो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग मटेरियलिटी से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं। क्या बोला जा रहा है, फोकस करो। देखो, मैंने क्या किया है, मैंने मटेरियलिटी को सेट किया है। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मटेरियलिटी के जो बजट होते हैं या बेंचमार्क जो अपन बना रहे हैं ना, उसमें बजट भी एक प्रकार से, बजट भी सहयोग करता है आपको क्या करने के लिए? बेंचमार्क को सेट करने के लिए। बजट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड आउटकम या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को बजट बोला जाता है। मैंने आप याद है आपको बताया था कि ये प्रीवियस ईयर है, इस साल आप लोग बजट को बनाते हो कि इस साल में कितने फाइने, देखो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है क्या आपको, है ना। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आने वाले साल में आपका टर्नओवर कितना होगा, आपके प्रॉफिट कितने होंगे, आपके असेट्स कितने रहेंगे, ये सब सारी चीजें आप एस्टिमेट कर रहे हो। अब मैंने क्या किया, मैंने बजट के बेसिस पर, सुनो ना, मैंने क्या किया, मैंने बजट के बेसिस पर क्या बनाया? मैंने बजट को बेंचमार्क बनाया, और बेंचमार्क से मैंने सेट क्या किया? मटेरियलिटी सेट किया। बोलो क्या किया? मटेरियलिटी सेट किया। अब ये जो बजट है, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन है बेटा, बराबर है क्या? बोलो, एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन और एक्चुअलिटी अलग होने वाली है क्या? हाँ, मतलब मान लीजिए मैंने सोचा था 10 लाख का टर्नओवर होगा, लेकिन हो सकता है केवल 5 लाख का टर्नओवर हुआ हो। ऐसा भी तो हो सकता है 20 लाख का टर्नओवर हुआ हो, है ना। या ऐसा भी हो सकता है एग्जैक्ट 10 लाख का हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, मेरा ऐसा कहना है, ठीक है। तो अगर आप सोच के देखो, अगर आपने सोचा कुछ और था और वो कुछ और के बेसिस पर मटेरियलिटी बनाया, और एक्चुअल में हुआ कुछ और है, तो आप क्या अपने मटेरियलिटी लेवल को चेंज करोगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अरे बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, है ना। तो ये वही बोल रहा है क्या?
रिवीजन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बोलो? रिवीजन के बारे में। इन मटेरियलिटी लेवल एज ऑडिट प्रोग्रेसेस, तो जैसे जैसे आपका ऑडिट आगे बढ़ता है आपको ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर मुझे लगता है मटेरियलिटी लेवल को कम करना चाहिए या मुझे लगता है मटेरियलिटी लेवल को बढ़ाना चाहिए, तो क्या मैं उसे बढ़ा सकता हूं? क्या बिल्कुल बढ़ा सकता हूं। जैसे सुनो बात को, फिर से ध्यान देना। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैं है ना बैलेंस शीट में से मैं असेट को वेरीफाई कर रहा था। अब जब मैंने असेट को वेरीफाई किया तो मुझे बहुत सारे छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट दिखना चालू हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट मुझे नजर आ रहे हैं मेरे सैंपल के अंदर। अब मैंने क्या किया था, मैंने मान लीजिए 40 लाख रुपए के असेट थे, तो मैंने मटेरियलिटी लेवल को रखा था 4 लाख के ऊपर। ठीक है, 4 लाख का मटेरियलिटी मैंने रखा। अब क्या हुआ, सिंस जैसे मैं ऑडिट आगे आगे बढ़ा रहा था मुझे बहुत सारी गलतियां मिलना चालू हो गई। मुझे ये पता है कि ये अपने आप में जो इंडिविजुअल अमाउंट है ना, ये 4 लाख से ऊपर नहीं है सैंपलिंग में, समझना। देखो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सैंपल निकाला था, ठीक है, तो सैंपल में मुझे 30,000 की गलती मिली, सैंपल में मुझे 20,000 की गलती मिली, मुझे 10,000 की गलती मिली, और मान लीजिए मुझे 5,000 की गलती मिली। तो मैं जानता हूं कि ये सैंपल को अगर छोटी छोटी गलतियों को भी मैं मिलाऊंगा सैंपल के, तो भी वो एक्सीड नहीं हो रही है कितने से, 4 लाख रुपए से। लेकिन आप सोच के देखो, अगर सैंपल में इतने ज्यादा एरर है, मतलब मेरे पूरे पूरे के पूरे असेट्स में क्या एरर होने के चांसेस है? क्या बिल्कुल है। तो ऐसे केस में क्या मैंने इसको रिड्यूस करना चाहिए क्या मटेरियलिटी लेवल को? क्योंकि मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे बेटा एरर नजर आ रहे परवेजिवली। कैसे एरर नजर आ रहे बोलो? परवेजिवली। परवेजिवली का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मुझे एरर नजर आ रहे हैं। तो यहां पे रिस्क हो रहा है ज्यादा, और क्योंकि रिस्क हो रहा है ज्यादा तो मैं मटेरियलिटी लेवल को घटाऊंगा ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा एरर मिले। मुझे अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि ऑडिट रिस्क कम हो, तो मुझे मटेरियलिटी लेवल को कम करना होगा ताकि मैं रिस्क को ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाऊं, पोटेंशियल रिस्क को ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाऊं। समझ रहे हो आप बात को जो कह रहा हूं? आ जाइए फटाफट अब रीड करेंगे। देखो, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल and if applicable materiality level या levels for a particular class of transaction account balances and disclosure, यानी कि assertion as a whole मतलब कौन सा हुआ? financial statement, और ये क्या हुआ? assertion may need to be revised as the result of change in the circumstances that occurred during the audit। तो ऑडिट करते वक्त अगर कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो ऐसे केस में क्या आप लोग यहाँ पे मुझे बताइए मटेरियलिटी को चेंज करोगे क्या? यस सर। तो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस को हाईलाइट करना सब लोग। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इसमें, न्यू इंफॉर्मेशन और चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन और एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब देखिए यहाँ पे, if during the audit it appears that although actual financial results are likely to be substantially different, देखो हम लोग है ना रेडी थे कि छोटा मोटा एरर हो सकती है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, हम लोग इसके लिए रेडी थे। लेकिन इतनी ज्यादा सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होना। आपने 4 लाख का सोचा था, वहां पे 10 लाख हो गए, 8 लाख हो गए, डबल से चीजें बदल रही है। तो ऐसे इसमें इसे बोला जाता है सब्सटैंशियल चेंज। क्या बोला जाता है बोलो? सब्सटैंशियल चेंज। तो अगर सब्सटैंशियल डिफरेंस आपको नजर आ रहा है फ्रॉम एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है? जो पहले से सोच के रखे थे रिजल्ट, यानी कि बात कर रहा है ये बजटेड रिजल्ट्स के बारे में, बराबर। बजट को आप पहले से सोच के रखते हो, तो बजटेड रिजल्ट से अगर आपके एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं सब्सटैंशियल अलग, तो हम लोग क्या करेंगे सर? जो इनिशियल मटेरियलिटी, जो इनिशियल हमने मटेरियलिटी लगाई थी उसको क्या रिवाइज करने वाले हैं क्या? हाँ, उसको हम लोग रिवाइज यहाँ पे करने वाले हैं। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या बात को समझ गए? तो आपने जो सोचा था और आपने जो पाया, अगर दोनों में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है तो आपको अपने मटेरियलिटी लेवल को चेंज करना होगा एक्चुअल रिजल्ट्स के हिसाब से। बराबर है ये सारी चीजें? गुड। चलिए आइए अब देखो, अब मैं बात करूंगा, ये सेम लिखा हुआ है, इसको काट सकते हैं आप। अब देखो, डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी के बारे में बात करूंगा। सर कौन से, क्या मटेरियलिटी को हमने डॉक्यूमेंट करना चाहिए क्या? वैसे मैंने आपको बताया था कौन से ऐसे के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन किया जाता है, ऐसे 230, बराबर। ऐसे 230 के हिसाब से अपन लोग डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, एक ऑडिटर ने
अपने ऑडिट की जिम्मेवारी को अच्छे से निभाया या नहीं निभाया ये डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा। तो ऑडिट की प्लानिंग के अंदर क्या मटेरियलिटी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है क्या? हाँ सर, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। तो उसने मटेरियलिटी किया या नहीं किया ये कब पता चलेगा? जब वो डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करता है। तो इनका कहना है जो आप मटेरियलिटी को एज अ होल रखते हो, जो आप मटेरियलिटी को असर्शन वाइज रखते हो, और जो आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हो, और इन तीनों के बीच में अगर कोई रिवीजन भी होता है, जैसे अपन ने अभी ऊपर देखा ना रिवीजन, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो रिवीजन होता है, तो ऐसे केस में इनके रिवीजन्स को भी आपको डॉक्यूमेंट करके रखना होगा। और वो रिवीजन का आधार क्या है, मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट रिवीजन, वो भी आप क्या मेंशन करोगे क्या उसके अंदर? ऑब्वियसली आप यहां पे करने वाले हो। तो देखो तीन प्रकार की मटेरियलिटी, एक तो नॉर्मल वाली और दूसरी परफॉर्मेंस। नॉर्मल में भी दो है, एक होती है एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे कौन सी है बोलिए जल्दी से? असर्शंस वाली। तो ये तीनों मटेरियलिटी को मेंशन करना। इसके अलावा इन तीनों में अगर कोई रिविजन्स हुआ है, यानी इन तीनों में अगर कोई चेंजेस हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, मतलब आपने जो ओरिजिनल सेट किया था उसके हिसाब से अगर कोई चेंजेस हुए तो क्या आप उसको भी लिखोगे क्या, उसको भी डॉक्यूमेंट करोगे क्या? यस, आपको करना होगा। इसको लिख के रख दो जल्दी से, आई मीन इसको मार्क कर दो फटाफट। आइए उसके बाद मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। फटाफट ए से लेके डी पॉइंट्स पूरे के पूरे रीड करेंगे। सभी लोग पढ़ो ए से लेके डी पॉइंट। कुछ नया लग रहा है क्या मुझे बताइएगा फिर। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट के लिए मटेरियलिटी यूज होती है क्या? ये अपन ने पहले भी पढ़ चुका है। यस। इन इवैल्यूएटिंग क्यों लगाते हैं हम लोग? ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए मिसस्टेटमेंट्स ऑन ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे अपने को क्या देना है? ओपिनियन देना है। बोलो क्या देना है? ऑडिटर को ओपिनियन देना है। दूसरा देखो, ये तो आपका फेवरेट लाइन बन चुकी है, पढ़ के देखो एक बार। वही रीजनेबल अश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्री एंड एरर, फ्रॉड एंड एरर, वो सब है ना। देखो एक बार पढ़ो। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? सी पॉइंट पढ़ो फिर। और डी पॉइंट भी पढ़ना। रिवीजन हुआ? बढ़िया हुआ। चलो आओ फिर देखेंगे। अब आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर कंसिडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट, इन पर्टिकुलर व्हेन। वैसे तो मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क को हम हमेशा चेक करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब ये 3-4 पॉइंट्स होंगे ना, तब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तब आपको क्या करना है? बोलो, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मतलब एक्स्ट्रा फोकस आपका रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला कौन सा? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम। जब मैं आरएमएम को ढूंढ रहा हूं, याद करो मैंने शुरुआत में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बताया था। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब दो प्रकार की। या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? ऑडिट को करने से पहले की रिस्क। क्या बोला मैंने? ऑडिट को करने से पहले की रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है उसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। दो प्रकार की रिस्क है, इनहेरिटेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। इतना आसान है। अब सुनो, अब देखो क्या कह रहे हैं। जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आरएमएम को, तब क्या आपने मटेरियलिटी को कंसीडर करना है क्या? कैसे बताता हूं। अगर मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपए मटेरियलिटी को सेट किया और मुझे 4 लाख का एरर मिल गया, तो मैं क्या बोलूंगा? ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। या मैं ऐसा कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन में आरएमएम मौजूद है। बराबर ना? अब वो कंट्रोल से है या वो इनहेरिटेंट से, मेरे को अभी उससे कोई लेना देना है। मेरे को ये लेना देना है आरएमएम है या नहीं है। तो क्या मटेरियलिटी को मैंने कंसिडर किया क्या? बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर किया। समझना है ना। दूसरा, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला? डिटरमाइनिंग एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मुझे एक बात बताइए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? डिटेल में चेक करना।
फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्यों कराया जाता है? जब आरएमएम में रिस्क निकलती है ज्यादा और हमको चाहिए ऑडिट रिस्क एट एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, तो मैं क्या करता हूं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता हूं। मतलब पहले ऑडिट प्रोसीजर किया लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ, मजा नहीं आया क्योंकि रिस्क बहुत थी, तो अब मैं चाहता हूं कि और ज्यादा डिटेल में चेक करूं, जिससे मैं रिस्क को क्या करूंगा, कम करूंगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे केस में मुझे एक बात बताइए, जब मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को कितने हद तक करना है, कैसे करना है, कब करना है, जब मैं इसको डिटरमाइन कर रहा हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना या नहीं करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियलिटी के ऊपर, बराबर। तो एक शॉर्ट, इन शॉर्ट ये हो गया कि मेरा जो मटेरियलिटी है वो किसको अफेक्ट करता है, बोलो ना, किसको अफेक्ट करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी अफेक्ट करता है। मटेरियलिटी से ज्यादा खतरा नजर आया तो मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, मटेरियलिटी से कम खतरा नजर आया मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नहीं करूंगा। सारे लोग समझे इतना? तीसरा पॉइंट देखेंगे, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन एफएस एंड फॉर्मिंग ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, 100% ट्रांजैक्शन, क्या एक ऑडिटर को, क्या एक ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन को देख सकता है क्या? नहीं। तो वो एस्टिमेट करता है कि जो मेरे अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, मतलब ऐसे मिसस्टेटमेंट जो मैं नहीं ढूंढ पाया, अगर उसको मैं एग्रीगेट करूं और एग्रीगेट करने के बाद मटेरियलिटी के ऊपर चले जाए तो ऑडिट रिस्क बढ़ रही है क्या? बोलो ना जल्दी से, मतलब आरएमएम बढ़ रहा है क्या? तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा क्या? डेफिनेटली। तो ये यही कह रहा है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के कारण क्या ओपिनियन आता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके बारे में बात करना है। देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेक्ट होंगे उसी की मदद से आप अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट जान पाओगे। मतलब क्या, 1000 ट्रांजैक्शन थे, मैंने 400 ट्रांजैक्शन को चेक किया, 10 में गलती मिली, तो मैं क्या कहूंगा, अगर 400 में से 10 में गलती है तो 1000 में कितना, बराबर ना। तो वो क्या हो गया, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो गए, मैंने उसको देख नहीं पाया लेकिन जजमेंट बना दिया, और वो जजमेंट बना के अगर आरएमएम के ऊपर है, मतलब जो मेरा मटेरियलिटी लेवल है अगर उसके ऊपर है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आरएमएम है, आरएमएम में मतलब आपको क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना है। सारे लोग समझ गए? फटाफट रीड करो, तीनों पॉइंट जल्दी से रीड करो। ऊपर के इसको आप ऐसे, पहले जो 4 पॉइंट्स है उसको ऐसे पेंसिल से आप काट सकते हो, हल्के लाइन से काटना है ना, ऐसा भी मत काटना कि देख ही नहीं पाओ बाद में आप। हो गया? चलो और ध्यान दो, अब किसके बारे में बात करें हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट के बारे में। किसके बारे में बोलो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ये हम लोग कौन से ऐसे के अंदर नाम पढ़ रहे थे, ऐसे 315। अरे बोलो, ऐसे 315 क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूड किसको करता है, वो इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 200 किसके बारे में बात करता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। किसके बारे में बोलो, अच्छे से बोलो, ऐसे 200 किसके बारे में बात करता है, ऐसे पापा, ऐसे 210 किसके बारे में बात करता है, एग्री इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बराबर है, ऐसे 210 हुआ। ऐसे 230 किसके बारे में बात करता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 300 किसके बारे में बात करता है, प्लानिंग के बाद, प्लानिंग ऑफ ऑडिट। ऐसे 315 किसके बारे में बात करता है, आइडेंटिफाइंग बराबर है एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। और उसके बाद ऐसे 320 किसके बारे में बात करता है, बोलो जल्दी से, ऑडिट मटेरियलिटी। किसके बारे में, मटेरियलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो देखो, ऐसे 315 क्या कह रहा है, ऐसे 315 कह रहा है यहाँ पे कि आपको आइडेंटिफाई एंड असेस करना है आरएमएम।
वो अपन ने पहले ही देख लिया। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे, कर क्या रहे थे, यही तो जब से चल रहा है अपना आइडेंटिफिकेशन एंड असेसिंग ऑफ आरएमएम ही चल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़ा अपन ने, कौन सा आईआर का पढ़ा, सीआर का पढ़ा, फिर सैम्पलिंग रिस्क पढ़ा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क पढ़ा, ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे थे ये इसी लाइन से, बस इतने लाइन को समझने के लिए पूरी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, बराबर है। अब उसके बाद का पोर्शन कैसे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, किसके बारे में बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, बराबर ना। मतलब इनका कहना है कि हमको रिस्क को आइडेंटिफाई, अभी तक अपन जो रिस्क को आइडेंटिफाई करके असेस कर रहे थे, मटेरियलिटी ढूंढा, ये सब किया, ये सब तो अब बाद में करना, पहले एंटिटी को तो समझो। ये आप प्लानिंग का ही पार्ट, मैंने आपको बोला ये सब किसका पार्ट चल रहा है, प्लानिंग का पार्ट चल रहा है। अब ये जो आप प्लानिंग का पार्ट कर रहे हो ना, ये सारे चीजों, मतलब प्लानिंग में सबसे पहला पोर्शन क्या आता है, एंटिटी को समझना। अरे यार, जिस एंटिटी का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे पता तो होना चाहिए वो एंटिटी धंधा किसका करती है, वो एंटिटी के ऊपर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो नहीं है, वो एंटिटी का कोई एप्लीकेबल एफआरएफ तो नहीं है, वो एंटिटी की कोई स्पेसिफाइड अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है। जब तक मैं एंटिटी को समझूंगा नहीं, तब तक मैं बात को कैसे आगे बढ़ाऊं, आप बताइए मुझे, समझ रहे हैं आप बात को। अगर मुझे ऑडिट करना है, मुझे एंटिटी के ऊपर ओपिनियन देना है, इंटेंडेड यूजर राह देख रहे हैं कि इस एंटिटी के ऊपर मैं अपना विशेष ओपिनियन दूंगा, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, बराबर। तो जब पहले तो मुझे क्या करना होगा, एंटिटी को समझना होगा ना, एंटिटी क्या करती है, एंटिटी के एक्सपेक्टेशन क्या है, यूजर से एक्सपेक्टेशन क्या है। तो पहले एंटिटी को समझो और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलिए ना जल्दी से। उसके बाद अपन लोग प्लानिंग देखेंगे, उसके बाद ऑडिट रिस्क देखेंगे, उसके बाद आरएमएम और मटेरियलिटी, सब बाद में। पहले क्या, एंटिटी को समझना। देखो समझो आप बात को, मेरा क्या कहना है, आपका नाम बेटा क्या, हाँ हाँ आप ही का, आदित्य नाम है। आदित्य का समझिए आप बात को, मान लीजिए यहाँ पे आदित्य सीए बन चुका है, ठीक है, मानना क्या बनेगा ही आदित्य, है ना। आदित्य को सीए बन चुका है, आदित्य को बढ़िया जॉब लग चुकी है, 25-30 लाख रुपए सालाना, ठीक है। सर चलो आप बात को, अरे तालियां तो बजाओ यार, तुम क्या ढीले लोग हो, मतलब तुमको खुशी नहीं हो रही क्या। वो देखो बेचारा पानी पीते पीते भी बजा रहा है ताली, ये है जोश असली, बहुत बढ़िया। पार्टी ये देखो, ये आदित्य, उसको पार्टी देना बाद में, है ना, 5 साल बाद देना, जब वो 25-30 लाख पे पहुंचेंगे तब, है क्या। तो 25 क्या, तुमको क्या लग रहा है सीए बना ले बेटा 25 लाख, ऐसा थोड़ी होता, लगेंगे तो 8 लाख से ही शुरू होता है ना, धीरे धीरे बढ़ती है कोई भी चीज। आओ अब आदित्य के घर वाले बोले कि आदित्य के लिए हमने किसको ढूंढा है, लड़की को ढूंढ, नाम नहीं लेते, क्लास में नाम निकल जाता है ना, ऑनलाइन में तो नाम ले लेते हैं हम लोग, पर यहाँ पे निकल जाता है नाम, है ना। तो आदित्य के लिए लड़की ढूंढी गई। अब आदित्य पहले समझेगा ना बेटा कि सीधा, मतलब कि सीधा हाँ बोलेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अरे यार तुम, मेरा ये कहना है कि आदित्य पहले समझेगा कि नहीं समझेगा, ये बताइए। अंडरस्टैंडिंग, अरे सुनो ना, क्या, नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग सुनो, मेरा ये कहना है कि ध्यान दो ना, मेरा ये कहना है कि पहले आदित्य को समझना होगा हाँ बोलने से पहले, या और मतलब मेरा ये कहना है कि शादी के लिए हाँ बोलने से पहले आदित्य पहले समझेगा कि एंटिटी के क्या एक्सपेक्टेशन है, बराबर ना, बोलिए मुझे। अरे अभी के लिए एंटिटी ना ऑडिट कर रहा है बेचारा वो, सुनो ना आप बात को, मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ यार, तुम ध्यान दो, भी आप अलग जा रहे हो थोड़ा सा, सुनो। तो पहले आदित्य समझेगा और उसके बाद इंटेंडेड यूजर, मतलब घर वालों को बताएगा हाँ है या ना है, कि पहले हाँ है बाद में देखता हूं क्या होता है करके, ऐसा तो नहीं है ना, समझ रहे आप बात को। बस सेम ऑडिटर के साथ है, क्या आसान जिंदगी आप देखिए, यहाँ पे जो रियल लाइफ में है वो यहाँ पे भी है ना। पहले अंडरस्टैंड करो एंटिटी को, कुछ रिस्क है तो पहले ही ना बोल दो, समझ रहे आप बात को। आदित्य को मान लो हर जगह रेड फ्लैग नजर आ रहे, तो ऐसे केस के अंदर आदित्य मना कर देगा कि मैं तो एंटिटी के साथ ऑडिट नहीं कर रहा। लेकिन आदित्य को लगे कि नहीं नहीं यार, जबरदस्त एंटिटी, मतलब जबरदस्त, अरे मतलब एंटिटी के अंदर कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को। एंटिटी के ऑपरेशन जबरदस्त एकदम, मतलब क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे केस में आदित्य बोलेगा ठीक है सर, एंटिटी के अब अपने को नेक्स्ट पड़ाव पे जाना है, समझ रहे हैं। तो अब आ जाएंगे ऑडिट के ऊपर, सुनो।
अगर आप समझना चाहते हो किसी भी कंपनी को तो सबसे पहले क्या समझो, सबसे पहले इंडस्ट्री को समझो, वो कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस जियो की, मैं कहूंगा टेलीकॉम सेक्टर। मैं बात करूं एसबीआई की, मैं कहूंगा बैंकिंग सेक्टर। समझ रहे? तो वो कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, उसका रेगुलेटरी कौन है। रेगुलेटरी जैसे आरबीआई हो गया, और कैसे रेगुलेटरी, ट्राई रेगुलेटरी हो गया, सेबी भी एक रेगुलेटरी है। तो आपको रेगुलेटरी के बारे में समझना है। एनबीएफसी कंपनी है तो उसका रेगुलेटरी आरबीआई होता है, बैंकिंग कंपनी का आरबीआई होता है, इंश्योरेंस कंपनी का आईआरडीए। समझ रहे? तो आपको उनके रेगुलेटरी को समझना है। तीसरी वाली बात, और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी एप्लीकेबल होंगे एफआरएफ के ऊपर। जैसे कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसके एप्लीकेबल एफआरएफ को कौन डिटरमाइन करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। लेकिन अगर कोई कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 वाली, तो ऐसे केस में उसका एप्लीकेबल एफआरएफ कौन डिटरमाइन करेगा, कंपनीज एक्ट। समझ रहे? मैंने आपको बोला कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 डिटरमाइन करता है। तो आपको यह देखना है कि एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। दूसरा क्या बोला, एंटिटी का रेगुलेटरी कौन है। और तीसरा क्या बोला, जल्दी से बोलिए, एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है। ये तीनों चीजों को सबसे पहले, अगर आप एंटिटी को जानना चाहते हो तो पहले ये वाली चीजें जानो। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो क्या बोला, एंटिटी के नेचर को पहचानो। एंटिटी के कौन से ऑपरेशन है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में है या ट्रेडिंग में है या सर्विस इंडस्ट्री में, उसको जानने की कोशिश करो। फिर इसके अलावा टाइप्स ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे अदानी का ऑडिट करने जाएंगे, बोले डेट टू डेट नजर आ रहा है। अगर रिलायंस का जाऊंगा तो इक्विटी डेट दोनों नजर आ रहे हैं। कोई प्राइवेट कंपनी का देखूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हो सकता है इक्विटी ही दिखे करके, हो सकते हैं ना चीजें। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखो। किसको देखो, बोलो, ओनरशिप एंड, और अलग अलग प्रकार से नेचर ऑफ एंटिटी को जानो, वो पढ़ेंगे बाद में पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि एंटिटी को कौन सी एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज है। जैसे इंडिया के अंदर तो कंपलसरी अपने को अक्रूवल सिस्टम बनाना होता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन के लिए भी अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है कि अगर आपकी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है तो आप एसएलएम बेसिस का फायदा ले सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी कंपनीज है उनको डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना होगा फॉर डेप्रिसिएशन। उसी प्रकार से AS2 क्या कहता है, AS2 फॉर इन्वेंट्री कहता है कि आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करोगे, किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसके ऊपर आपने रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये सब क्या हो गई बेटा, ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई। क्या हो गई, बोलो, अकाउंटिंग पॉलिसीज। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली लगाना चाहिए या आज लगा रहा हूं कल छोड़ दूंगा, आज लगा रहा हूं कल छोड़ दूंगा, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए। तो एंटिटी को समझने के लिए मुझे यह भी देखना है कि एंटिटी ने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई नहीं कर रहे, उसके बारे में भी क्या मुझे देखना है, क्या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलिए आइए फिर। और क्या बोला, फिर बात की कि एंटिटीज के बिजनेस स्ट्रैटेजीज या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या इसके बिजनेस रिलेटेड रिस्क कौन से हैं। जैसे कि बिजनेस रिस्क का मतलब होता है एंटिटी के नेचर में रिस्क होना। अगर मैं बात करूं कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो रही है तो कोई भी इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं वहां पे हमेशा बिजनेस रिस्क बनी होती है कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए। समझ रहे हैं बात को, अब हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, ऐसी हमेशा रिस्क बनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी वो OnePlus के ऊपर वो अपडेट आया था, अपडेट आने के बाद स्क्रीन के ऊपर ग्रीन लाइन आना चालू हो गई। जैसे अपना फोन है, अपडेट किया तो ऐसी ग्रीन लाइन नजर आ रही है। वो कभी कभार इसका वो फोन का डिस्प्ले खराब हो जाता है तो ग्रीन लाइन कैसी दिखती है, ठीक उसी प्रकार से अपडेट के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर OnePlus ने डिसीजन लिया कि जितने भी लोगों के इसमें OnePlus ये ग्रीन लाइन आ रही है तो एक काम करते हैं, उनकी जो वारंटी है फोन की वो लाइफ टाइम की कर देते हैं। मतलब कि अगर मान लो मेरे फोन को 5 साल हो गए, ठीक है, 3 साल की वारंटी थी, चौथे साल में ग्रीन लाइन आई, तो ऐसे केस में क्या मैं जाके चेंज करवा सकता, क्या उसको करा सकता हूं। अब ये क्या हुआ, बिजनेस रिस्क आया, बाद में बिजनेस रिस्क आया, उसके लिए डिसीजन लिए, कहीं कंपनी पे भारी ना पड़ जाए। तो एंटिटी को समझने के लिए
अपने को क्या ये रिलेटेड बिजनेस रिस्क को भी पहचानना है क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए बहुत सारी एंटिटी जो होती है ना, वो इन्वेस्टर्स के पैसों के ऊपर चलती है। जब इन्वेस्टर ने फंडिंग किया तो कंपनी ने दनादन खर्चे किए, और अब कंपनी क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है तो एंटिटी को बहुत मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं। फिर समझ रहे आप बात को? ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से बिजनेस रिस्क हो गए, बराबर। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना आउटसाइडर्स फंड के ऊपर, ये भी एक प्रकार से बिजनेस रिस्क होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के बिजनेस रिस्क आते हैं। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, आपने देखा होगा कि इक्विटी जो होता है ना, इक्विटी में ओनरशिप जाती, बट वो आपके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन नहीं देता है। लेकिन अगर आप लोन लेते हो, भली आपकी इक्विटी कंपनी की अपने पास है, लेकिन वो आपके ऊपर हमेशा बर्डन देके जाता है इंटरेस्ट का। ये भी क्या हुआ, बिजनेस रिस्क हुआ। समझ रहे आप बात को? आपने किसी डेटर को दिया पैसा, आपने किसी डेटर को दिया गुड्स उधारी पर, उसने पैसे को नहीं दिया, बिजनेस रिलेटेड रिस्क है, उसे बोला जाता है क्या, बिजनेस रिस्क। बोलो क्या बोला जाता है, बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो ये सारे चीजों को, एंटिटी के सारे चीजों को समझता है कौन, ऑडिटर समझता है। अगर उसे क्या लेना है, अगर उसे अंडरस्टैंडिंग लेना है, किसकी अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी की और उसके एनवायरमेंट की। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को बाद के चैप्टर में, मतलब इसी पार्ट के नेक्स्ट वाले जो पोर्शन है वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। ठीक है, आ जाइए अब समझते हैं एंटिटी को, एक एक पॉइंट को रीड करना चालू करेंगे। आओ यहां पे ध्यान दो, देखो क्या बोला जा रहा है, रेलेवेंट इंडस्ट्री, regulatory and other external factors including applicable FRF. Relevant industry factors like industry conditions such as competitive environment, supplier and customer relationship and technological development. Examples of the matter of audit may consider include market and competition, whether entities engaged in seasonal activities, product technology relating to entities product, the entity in which the industry in which entity operates may give rise to specific risk of RMM arising from the nature of business and degree of regulation. जैसे कि बैंक के केस में कौन होता है बेटा, RBI होता है। इनफैक्ट RBI, समझना बात को, RBI का इतना मेजर कंट्रोल है ना कि अगर कोई बैंक ऑडिट भी करा रही है तो वो ऑडिट कराने के लिए कितनी ऑडिट फीस देना, ये भी कौन बताता है, RBI बताता है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप सामने वाले व्यक्ति को लोन दे सकते हो, उसके पैरामीटर्स भी कौन सेट करता है, RBI सेट करता है। ठीक है, तो इसलिए एंटिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनका रेगुलेटर कौन है करके, ऐसा हम लोग जानना चाहते हैं। देखो, relevant regulatory factors include regulatory environment. The regulatory environment among the other matters like applicable FRF and the legal and political environment. ठीक है, जैसे देखो, example of the matters that auditor may consider include accounting principle and industry specific practices, regulatory framework for the regulated industry, regulation that significant affect operation. बढ़िया काट देना, कुछ नहीं है। Example of the other factors affecting entity that auditor may consider to include is general economic condition, interest rates, availability of financing and inflation. इसको भी काट देना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल वाली बात है। तो अपन ने वैसे समझ लिया है कि RBI की मदद से। फिर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी आप यहाँ पे ऐसा इधर लिख के रख दो ना, इंटरेस्ट रेट हुआ तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया, या आप यहाँ पे पेस्टले भी लिख के रख सकते हो। क्या आपको याद है क्या पेस्टले का फुल फॉर्म है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, है ना। चलो आओ, उसके बाद देखो नेचर ऑफ एंटिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा पॉइंट था, बोलो, रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या बोला, बोलो, रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, एक्सटर्नल। सभी लोग बोलो 1 2 3 गो। रेलेवेंट, फिर से बोलेंगे, रेलेवेंट, नहीं बोल रहे आप अच्छे से, फिर से बोलेंगे 1 2 3 गो। अच्छा, तो एक बार में भी तो किया जा सकता था ये। आओ चलो, सेकेंड बात करूंगा नेचर ऑफ एंटिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, बोलो, एंटिटी के नेचर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। जैसे ऑपरेशन, ऑपरेशन के अंदर यहां पे लिख के रखो कि क्या हमारा ट्रेडिंग का धंधा है, या हमारा मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है, या हमारा सर्विस का धंधा है, ये आप लिख के रखो। उसके बाद ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप लिखेंगे। ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब हो सकता है कि कंपनी सब्सिडरी हो किसी की, क्या बोल रहा हूं मैं,
अगर कंपनी जैसे जियो जो है ये सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री की, जियो के डिसीजंस लेता कौन है जल्दी से बताइए मुझे, रिलायंस वाले लेने वाले, समझ रहे हैं आप बात को, इसको आगे क्या करना चाहिए, अपने आप में वो सेपरेट एंटिटी है नो डाउट, उसके डायरेक्टर्स है, उसके बीओडी है, उसके मैनेजमेंट है, सब कुछ है, लेकिन निर्भर किसके ऊपर है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो आपको देखना है ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, कितना इक्विटी अपने पास है, कितना इक्विटी बाहर हम लोग बांट चुके हैं, वो सारे चीजों से रिलेटेड यहाँ पे बात की जाती है। तीसरा, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट एंटिटी इज मेकिंग या प्लान्स टू मेक इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज। जैसे आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा कि जितनी भी कंपनीज है ना, ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, जितनी भी कंपनीज है। मैं अगर बात करूं आपके साथ लेंसकार्ट, किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि एक जो चश्मा है, आप ऑनलाइन के ऑनलाइन आपको टेस्टिंग भी हो जाएंगी, आपका नंबर आप फीड करो, आपके घर पे आके वो चश्मा देके जाएगा और आपको एक एस्टिमेट लग भी जाएगा मैं दिखूंगा कैसे करके, समझ रहे। हमेशा ऐसा माना जाता था कि ये लेबर ओरिएंटेड या लेबर इंटेंसिव वर्क है, लेकिन एक्चुअली में लेंसकार्ट ने क्या प्रूफ करके बताया कि नहीं, इसको भी टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे केस में यहां पे अब मान लीजिए आपकी जो एंटिटी है वो एंटिटी ने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे जब रिलायंस को लगा कि बहुत ज्यादा टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, बहुत ज्यादा गैप्स है, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया टेलीकॉम में। जैसे अभी यहाँ पे जियो एयर फाइबर आया, मैंने आपको बताया एयर फाइबर आया, अभी तक नॉर्मल वायरिंग आती थी, लेकिन अभी एक मॉडेम जैसा है, बस टॉवर लगे और वैसी स्पीड की सर्विसेज ये लोग दे रहे, समझ रहे। तो ये फ्यूचर में इन्वेस्ट करना हुआ। बहुत सारी कंपनीज आजकल जो है वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो हमको ये देखना है कि कैसी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के हैं, ताकि हम एंटिटी को समझ पाए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। फिर देखो द वे एंटिटी स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड, कि कैसे एक एंटिटी स्ट्रक्चर्ड है और कैसे वो फाइनेंस किया गया है। जैसे आपने पढ़े होंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बीएसटी के अंदर पढ़े होंगे आप लोगों ने 12th के अंदर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फंक्शंस अलोकेट करते हैं, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर ये। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोडक्ट वाइज फंक्शंस को अलोकेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके से हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर लक्स और डव दोनों हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, लेकिन फिर भी ऐसी मार्केटिंग करते हैं जैसे कितने बड़े दुश्मन हो करके, समझ रहे हैं आप बात को। इनफैक्ट मैं बात करूं आपके साथ, वो वन प्लस हुआ, फिर ओप्पो हुआ और वीवो हुआ, ये तीनों 190, ये तीनों कुछ तो भी एक कोई तो भी अच्छे ही कम्युनिकेशन कुछ तो नाम है वो कंपनी का, उसी के ब्रांड है तीनों, लेकिन कैसे झगड़ते हैं मार्केट में, जैसे ये क्या हो, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हो, आप समझ रहे। प्रॉफिट मिल रहा है पेरेंट एंटिटी को ही, लेकिन झगड़ ये तीनों रहे आपस में, ताकि किसको बेवकूफ बनाने, लोगों को बेवकूफ बनाने, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसे इसमें एंटिटी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे फाइनेंस्ड है, ये अपने को यानी कि ऑडिटर को समझता है कि कैसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एक्सपेक्ट रहने वाले फाइनेंशियल सिस्टम में। मतलब अगर मैं बात करूं ना, वन प्लस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, वीवो भी अपने बनाएगा, और ये ओप्पो जो है वो भी अपने बनाएगा, लेकिन तीनों अल्टीमेटली क्लब होके किसके, पेरेंट एंटिटी के अंदर जाने वाले हैं क्या, डेफिनेटली जाने वाले। तो मेरे ऊपर क्या होता, क्या बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं वही, तो ऐसे केस में मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि मुझे अब डिपेंड करता है मैं किसका ऑडिटर हूं, वन प्लस का हूं तो अलग सोचना है, लेकिन बीबी के इलेक्ट्रॉनिक का हूं तो मेरे को अलग सोचना है, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एंटिटी अनेबल्स ऑडिटर टू अंडरस्टैंड वेदर एंटिटी हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल वेदर इट हैज सब्सिडरीज करके। बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो इतनी सारी सब्सिडरीज है, अगर हम लोग सर्च करें ना रिलायंस के सब्सिडरीज के बारे में सर्च करते हैं, है ना, देखो रिलायंस सब्सिडरीज पोर्टफोलियो, लेकिन उससे पहले नेट लगेगा। एक मिनट रुको, हाँ हाँ, इसके लिए तो आप आराम से ही बोलोगे। चलो, नहीं वो नीचे की इसमें कनेक्ट होता है यार, यहाँ पे कौन पूछते बैठेगा। पोर्टफोलियो रिलायंस का दिखेगा क्या, हाँ दिखेगा दिखेगा, देखो ये है रिलायंस का पोर्टफोलियो, ठीक है। देखो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं मैं आपके साथ, तो देखिए इसने क्या क्या करके रखा है। जियो मार्ट है, जियो पेट्रोलियम रिटेल है, नेटवर्क 18 है, जियो हेल्थ क्लब है,
जियो मनी है, जियो मीट है, और क्या 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 डाल के रखा है इसने, है ना। ये आई थिंक सो रिलायंस इंडस्ट्रीज डालना था, हाँ ये देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे देखिए रिलायंस, यहाँ पे देखो पूरे पूरे ये बिजनेस के नाम यहाँ पे देखे रखे हैं, टेलीकॉम में है, पेमेंट्स में, पॉलीमर्स में, ई कॉमर्स, पेट्रोलियम, रिटेल स्टोर्स, टेक्सटाइल्स, डिजिटल सर्विसेज, मीडिया, और ये सारे चीजों के अंदर रिलायंस है। और ये पूरे के पूरे क्या है बेटा, ये पूरे के पूरे आपको जो ये नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे रिलायंस द्वारा ओन्ड है। आप समझ रहे बात को। तो अब देखो वैसे तो इंडिविजुअल ऑडिटर क्या होने वाला है, वैसे तो इंडिविजुअल ऑडिटर अगर अपॉइंट होता है तो बात अलग है, मतलब ऐसे केस में जैसे वुड का ऑडिटर है, कलर्स का ऑडिटर है, और ऐसे केस के अंदर इनके ऑडिटर है रिस्पेक्टिव, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर पूरे 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 रिलायंस का जो ऑडिटर है, क्या उसको सारे चीजों को समझने में दिक्कत होंगी क्या, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है क्या, एंटिटी आए दिन किसी दूसरे कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखाती है। जैसे अभी मैं ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे रिलायंस अपना ट्रेंड्स करके है ना, तो रिलायंस ट्रेंड्स है, मतलब वो ऐसा एक रिलायंस ब्रांड खोल रहा है जो जारा या इनको कंपटीशन देने वाला है करके, समझ रहे हो बात को, ऐसा खुद का ब्रांड डाल रहा है वो इसके अंदर, किसके अंदर, कपड़ों के अंदर, ऐसा रिलायंस का चल रहा है, मतलब हर इसमें अंबानी जी का है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए करके, है ना पैसा। तो ऐसे इसमें हम लोग कहेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को अनेबल करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा ऑब्वियस है। जहां पे इतना डाइवर्सिफिकेशन होगा वहां पे ऑडिटर को एंटिटी को समझना डिफिकल्ट डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में कभी भी आरएमएम ज्यादा होगा, ऐसे कंपनीज में नॉर्मल सी बात है, जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन उतना ज्यादा आरएमएम आपको नजर आएगा, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफन इंट्रोड्यूसेस इशू दैट गिव राइज टू आरएमएम, मैंने वही बोला कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा आरएमएम आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब देखो इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू द ओनरशिप रिलेशंस बिटवीन द ओनर्स एंड अदर पीपल और एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग असिस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर आरपीटी यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटेड। मतलब मैं आपको बता दूं कि जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट तो आपसे कहता है कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है उसको आपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बताना है अलग से। मतलब ये कंपनी के ऊपर जिम्मेवारी देके रखिए कि कंपनी के जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सबके सब आप क्या करो, बोलो जल्दी से, सबके सब नोट्स टू अकाउंट्स में दिखना चाहिए। पर अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सही में लगता है कि मैनेजमेंट ऑल आरपीटी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करने वाला है करके? सवाल ही नहीं उठता, समझ रहा बात को। देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क कि मैनेजमेंट क्या ना बताए, मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज ही ना करे, ये हमेशा रिस्क रहने वाली है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उसको भी कंसिडर करने वाला है। अब आ जाओ ध्यान दो, एग्जांपल्स ऑफ द मैटर दैट ऑडिटर में कंसिडर व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। पढ़ लो एक बार कौन सी चीजों को समझेगा वो। हो गया आपका। आइए देखो, एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग रीजन फॉर चेंजेस देयरटू। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट का कहना है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिक वाली आपकी कंपनी है, तो आप एसएलएम मेथड का प्रयोग कर सकते हो। और अदर्स के केस में आपको क्या यूज करना है, बोलो डब्ल्यूडीवी का इस्तेमाल करना है डेप्रिसिएशन के लिए। अब मान लीजिए मैं अगर अदर के केस में आता हूं और मैंने डब्ल्यूडीवी मेथड का इस्तेमाल किया हो, या तो अब मैं उससे स्विच करना चाहता हूं, या मान लो मैं कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहा था और वो अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर मैं करना चाहता हूं स्विच, मतलब बदलना चाहता हूं, तो वैसे तो मैंने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो, कंसिस्टेंटली। जो मैंने पिछले साल अकाउंटिंग पॉलिसी रखा था वो मैंने इस साल भी रखना है, जो इस साल रखा था वो अगले साल भी रखना है। लेकिन इन केस अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैं चेंज कर सकता हूं, कब, जब एक तो मुझे लॉ परमिट करता है, या दूसरा मेरे चेंज करने से बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने वाला है,
तब जाके मैं चेंज कर सकता हूं, अदरवाइज क्या चेंज कर पाऊंगा क्या? अदरवाइज मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बस उसी के बारे में लिखा गया है। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी आर अप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस एंड कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल एफआरएफ एंड वेदर पॉलिसीज यूज्ड आर रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री। तो यहां पे बोला जा रहा है जैसे एसएलएम रेलेवेंट नहीं होता है अदर इंडस्ट्री के लिए तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो क्या मैं एसएलएम का प्रयोग कर सकता हूं क्या? डेफिनेटली कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड दोज बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इन आरएमएम। The entity conducts its business in the context of industry, regulatory, and other internal external factors. To respond these factors, entity management defines objectives which are overall plans for entity, strategies that are approaches by management intends to achieve its objective. इसी को short में लिखा जाता है mission of the entity and विजन ऑफ एंटिटी। क्या लिखा जाता है बोलो? मिशन एंड विजन इसे बोला जाता है। हर एक एंटिटी का मिशन या विजन होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, मैं यहां पे लिखता हूं एयरटेल विजन एंड मिशन। ठीक है, देखो एयरटेल विजन एंड मिशन। एयरटेल का देखो क्या, वी एक्ट विद अ पैशन एनर्जी एंड कैन डू एटीट्यूड टू हेल्प अवर कस्टमर एंड रियलाइज देयर ड्रीम्स। वो सब ठीक है, लेकिन नेटवर्क नहीं है इनका अवेलेबल, है ना। आओ, innovation and an entrepreneurial spirit drives us। अरे रे रे, if it can't be done we will find a way। yes it can't be done, है ना, वो खुद नहीं कर पा रहे बेटा अभी, तो पहले उनको वे फाइंड करना है, किसके लिए? नेटवर्क लाने के लिए। आप समझो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ना मिशन और विजन आपको मिलने वाले हैं। इसके और भी बहुत बारी बारी, टू प्रोवाइड एरर फ्री सर्विसेज बोला था इसने। अच्छा रुको ना, देखते हैं होगा कहीं, जाएगा कहाँ? हाँ, अवर विजन ये डाला अच्छा चेंज कर दिया रखता, हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। अच्छा ठीक है, चलो ध्यान दो। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों क्या होते हैं? मिशन और विजन होते हैं। सभी लोग बोलो ना, क्या होते हैं? मिशन और विजन होते हैं। तो ये मिशन और विजन ऑब्जेक्टिव्स को या मिशन या विजन को अचीव करने के लिए एक एंटिटी क्या क्या चीजें करती है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ठीक है, आइए देखो, द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी में चेंज ओवर द टाइम। बिजनेस रिस्क इज ब्रॉडर देन द आरएमएम। देखो फिर से ये लाइन को मार्क करेंगे, सारे लोग मार्क करो। बिजनेस रिस्क इज ब्रॉडर देन आरएमएम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो इट इंक्लूड्स द लैटर। बिजनेस रिस्क में अराइज फ्रॉम चेंज या कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस रिस्क के अंदर सारी प्रकार के रिस्क आ गई जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, और जो कहां से आ रहा है बोलो? एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन से भी है। वो दोनों रिस्क को इन्होंने कवर कर लिया। अब देखिए, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस is facing the entity increases likelihood of understanding RMM, since most of the business risk eventually have the financial consequences and therefore an effect on financial statements. However, auditor does not have responsibility to identify all business risks because all the business risks do not give rise to RMM। समझ रहे? मतलब इनका कहना है कि जो बिजनेस रिस्क है ना, वही बिजनेस रिस्क से मुझे लेना देना है जिसका इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा हो बेटा? जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आ रहा हो। मतलब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी बिजनेस रिस्क है जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं है लेकिन मेजर है, क्या ऑडिटर को उससे कंसर्न है क्या? नहीं, क्योंकि समझो मैं आ रहा हूं इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने। इंटेंडेड यूजर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, तो वो रिस्क जब तक मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं करती, मुझे या इंटेंडेड यूजर को कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना हम लोगों को नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द मैटर्स, जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, अ पोटेंशियल रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क माइट बी, फॉर एग्जांपल देयर में भी इंक्रीज प्रोडक्ट लाइबिलिटी वगैरह आ जाए। जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और वो प्रोडक्ट अगर फेल हो जाता है, आपने नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया, वो सॉफ्टवेयर अगर फेल हो जाता है तो एक इंसान की लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंपनी की। तो ऐसे केस में मुझे ये रिस्क से कोई इतना खास लेना देना नहीं है जब तक वो मेरे फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए आइए एक बार गो थ्रू करो फटाफट जितना मैंने आपको बताया, फिर लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे और फिर लिखवा देता हूं मैं आपको ये सारी चीजें। जल्दी से गो थ्रू करो मेजर पॉइंट्स को। हाँ, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और बेंचमार्क। देखो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो होने वाला है ना, ये आप
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए भी आप मटेरियलिटी रखते हो और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी आप उसी के लिए रखते हो, थोड़े से कम लेवल पे। और ये जो असर्शन लेवल की मटेरियलिटी है वो तो टोटली डिफरेंट है, वो तो इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस में हम लोग जाते हैं और वहां पे मटेरियलिटी को डिटरमाइन करते हैं। ऐसा है दोनों में रिस्क। ध्यान दो, अब लास्ट पॉइंट, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मुझे एक बात बताइए, एज अ ऑडिटर क्या मैं प्रीवियस ईयर के रिपोर्ट एंटिटी के चेक करूंगा क्या मैं वाई ऑन वाई बेसिस के ऊपर जो ग्रोथ हुआ है मैं उसको भी देखूंगा क्या? बोलिए ना जल्दी से। अगर मुझे एक बात बताइए, कोई कोई की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा करंट असेट रेशियो करके, क्विक असेट रेशियो पढ़ा है कि आपने कुछ ऐसा अकाउंट्स वगैरह में देखा होगा ना, 12th के अकाउंट्स में था, सीपीटी में नहीं था, फाउंडेशन में नहीं था आपके, है ना। तो ऐसे केस में जो की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं ना, मैं इसको भी चेक करता हूं, यानी एक ऑडिटर इसको भी देखेगा कि असेट इज टू लाइबिलिटी का जो रेशियो है वो बराबर मैच हो रहा है क्या, असेट इज टू डेट का रेशियो बराबर, इक्विटी इज टू डेट का रेशियो 2:1 चलना चाहिए, समझ रहे, क्विक असेट रेशियो 1:1 चलना चाहिए। ये सारे चीजों को मैं देखते हुए चलेगा एक ऑडिटर, अगर उसको एंटिटी को समझना है तो। ये सब चीजें कर क्यों रहा है? केवल और केवल एंटिटी को समझने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या देखा, रेलेवेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है एंटिटी का, मतलब कौन से लॉज एंटिटी को गवर्न करते हैं, पहले इसमें देखा। दूसरे इसमें मैंने क्या देखा कि एंटिटी का कामकाज क्या है, नेचर क्या है एंटिटी का, दूसरा देखा। तीसरा पॉइंट मैंने क्या देखा बताइए, एंटिटी कौन से अप्लाई कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसीज को। चौथा मैंने क्या देखा, एंटिटी की स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या करना चाहती है और वो कैसे अचीव करेंगे एंटिटी। और पांचवा मैं क्या देख रहा हूं, इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या बता रहे हैं करके, है ना। मुझे बताइए एंटिटी का है कि प्रॉफिटेबल होना, और एंटिटी दनादन लॉस खाए जा रही है यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो से, तो क्या आपको लगता नहीं मेरे लिए एक रिस्क पर्टेन हो रहा है यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट एंड अदर्स विल मेजर रिव्यू दोस थिंग्स दैट आर रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर्स वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिएट प्रेशर्स ऑन एंटिटी। आपने सुना होगा क्राइसिल की रेटिंग होती है ना, सिबिल स्कोर दिया है, सिबिल सुना है आपने, सिबिल स्कोर होता है, अगर कोई भी एंटिटी या पर्सन लोन लेने के लिए जा रहा है तो उसको एक सिबिल स्कोर अलोकेट होता है कि ये व्यक्ति रीपेमेंट करने में कैसा है, अच्छा है या चोट्टा है, ऐसा मतलब वो दिया जाता है सिबिल स्कोर, है ना। उसके बेसिस पर बैंक को बोला गया तुम देखते बैठो तुमको लोन देना है या नहीं देना है। जैसे उसमें भी लिमिट है, शायद 7 या 6, उसके नीचे स्कोर रहा तो नहीं दे सकते, उसके ऊपर है तभी लोन दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग रेट इन्होंने सेट करके रख दिए, क्योंकि क्या हो गया था, इंडिया में एनपीए की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उस चक्कर में एक ऐसा लाया गया कॉमन प्लेटफॉर्म, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। देखो, these pressures in turn may motivate management to take action to improve the business performance and or to misstate the financial statement. Accordingly, an understanding of entity's performance measures assists the auditor in considering whether pressures to achieve performance target may result in management action that increases the RMM, including those related to fraud. जैसे कि मैं बात करूं बाइजूस के केस में हुआ था, just to gain the advantage of valuation, उन्होंने क्या किया था, जो 3 साल की भी कमाई थी उनको आज ही अकाउंट फॉर कर लिए ताकि वैल्यूएशन ज्यादा से ज्यादा दिखे। अपने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भयंकर वाले टारगेट्स दिए जाते थे कि आपको ये करना है अदरवाइज हम आपको जॉब से निकाल देंगे। जैसे कि मान लो अगर उनको 8 लाख रुपए की सैलरी थी तो उनको बोला जाता था कम से कम 24 लाख के कोर्सेज बेचोगे तब जाके हम तुमको रखेंगे, अदरवाइज हम तुमको नहीं रख रहे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे जब आप हेवी टारगेट्स देते हो या ये सारे चीजें करते हो तो इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है क्या? डेफिनेटली आने वाला है। तो वो भी किसको समझना है? वो भी ऑडिटर को पहले समझना है, रिस्क क्या क्या बन रही है ऑडिटर में और कहां से बन रही है अपने ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। समझे आप बात को? चलो एक बार पांचों गो थ्रू करो, फिर मैं आपको यहाँ पे पूरा लिखवा दूंगा एक बार, एंड देन फिर इंटरनल कंट्रोल का अपना अगला टॉपिक रहने वाला है। अभी आधा चैप्टर भी नहीं हुआ है ये। चलो एक काम करो, आप लिखना चालू करो, साथ साथ में आपको समझ जाएगा। लिखो जल्दी से, लिखो पहला पॉइंट,
यहां से ही लिखना है ना, रिविजन इन मटेरियलिटी एज ऑडिट प्रोग्रेसेस। अरे बोलो, है ना, यही से है ना। 2.7 तक हो गया था ना अपना, कि कहां तक हुआ था? हो गया ना, वो असर्शन वाला हो गया है वो। चलो लिखो, रिविजन इन मटेरियलिटी लेवल, रिविजन इन मटेरियलिटी लेवल एज ऑडिट प्रोग्रेसेस, एज ऑडिट प्रोग्रेसेस, डालो ये टॉपिक। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल चुकी है? टीम्स वालों, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। चलो लिखो, लिखना है, बोलो ना, लिखो यहां पे, एज circumstances change, as circumstances change, as circumstances change, बोलो, circumstances change during the audit, during the audit, during the audit, auditor may, auditor may change its materiality level, auditor may change its materiality level, materiality level। उसके बाद, if there is a if there is significant difference, if there is significant difference in actual financial results, in actual financial result and anticipated result, anticipated results, auditor needs to, auditor needs to revise materiality, needs to revise materiality as compared to original one, as compared to original slash initial one, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। हो गया? फिर लिखो डॉक्यूमेंटिंग मटेरियलिटी, अगला टॉपिक, ओरिजिनल स्लैश, क्या बोला था मैंने, स्लैश इनिशियल वन। हो गया ना? अब लिखो डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, ए मटेरियलिटी एज अ होल, बी बोलो आगे, ए मटेरियलिटी एज अ होल, बी मटेरियलिटी फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन स्लैश अकाउंट बैलेंसेस स्लैश डिस्क्लोजर, मतलब असर्शन वाइज मटेरियलिटी, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर। सी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, डी any changes from above या any revision from above, any changes या any revision from above। हो गया लगता? ठीक है, फिर अगला लिखो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, अगला टॉपिक मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। लिखो, they are considered particularly when, they are considered particularly when
फर्स्ट पॉइंट, identifying and assessing RMM, identifying and assessing RMM. हो गया ना? सेकंड, determining NTE of further audit procedure, determining NTE of further audit procedure. हो गया? नेक्स्ट लिखो, evaluating the effect of uncorrected misstatement, evaluating the effect of uncorrected misstatement on financial statements, हो गया? चलो उसके बाद फिर लिखो टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. हो गया ना? चलो लो बोलू. अच्छा मैं एक बात बता दूं कि फ्राइडे नहीं, एक मिनट रुको, 29 सितंबर को 8:50 वाला जो स्लॉट है, मतलब टैक्स का क्लास होता है शायद, है ना? टैक्स का क्लास की जगह मेरा क्लास रहेगा, ठीक है? कब? 29 को, फ्राइडे को. सैटरडे को ऑडिट का क्लास नहीं है आपका, और शायद सैटरडे को आपकी टेस्ट भी है दूसरी, कोई तो भी दूसरी टेस्ट रहेंगी. तो फ्राइडे को लेकर मेरी क्लास रहेंगी और सैटरडे को टेस्ट रहेंगे फिर, ठीक है? चलो क्या हो गया वो नहीं पता मुझे, वो बता देंगे आपको, वो मेरे को आइडिया नहीं है उसका, ठीक है? चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, रिलेवेंट इंडस्ट्री. फर्स्ट पॉइंट डालो, रिलेवेंट इंडस्ट्री कॉमा रेगुलेटरी, relevant industry comma regulatory and other external factors including applicable FRF, including applicable FRF. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? नहीं वो सब नहीं डालना, वो तो पता है ना अपने को, ऐसे 315 का है करके. फर्स्ट पॉइंट डालो इसके अंदर, इंडस्ट्री फैक्टर्स सच एज competitive environment comma technological development and technological development and customer relationship हो गया पहला पॉइंट. दूसरा लिखो उसके अंदर ही, रेगुलेटरी फैक्टर्स सच एज FRF, रेगुलेटरी एनवायरमेंट सच एज FRF कॉमा लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट. हो गया? सेकेंड पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ एंटिटी first point, its operations. Second point, ownership and governance structure. Third point,
ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सेकेंड पॉइंट आराम से लिखो, इतने गुस्से से मत देखो, दे रहा हूं टाइम। ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ओनरशिप एंड गवर्नेंस हो गया तीसरा। देखो ऐसा ब्रेक हुआ तो मजा नहीं आता, इसलिए फास्ट बोलना पड़ता है ना। आओ तीसरा लिखो। हाँ अच्छा लिखो, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिखो द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट एंटिटी इज मेकिंग and plans to make, and plans to make, हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखो, हाउ एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड फाइनेंस्ड, हाउ एंटिटी स्ट्रक्चर्ड एंड फाइनेंस्ड। उसके बाद देखो वेदर एंटिटी एज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट में 4 पॉइंट हो गए, फिर एक ये छोड़ के लिखना, मतलब एक लाइन छोड़ के कंटिन्यू करना उसी पॉइंट में। लिखो क्या बोला था मैंने, वेदर एंटिटी एज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वेदर एंटिटी एज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अंडरस्टैंडिंग नेचर। कितना आसान है, by understanding nature। उसके बाद complex structure give rise to RMM, complex structure give rise to RMM, complex structures give rise to RMM। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन, entities selection and application of accounting policy including changes, including changes। बोलूं मैं आगे, लिखेंगे पहला पॉइंट वेदर, फिर लिखो यहां पे the auditor shall evaluate whether, the auditor shall evaluate whether entities accounting policy, entities accounting policy are appropriate, are appropriate and consistent, and consistent with applicable FRF, with applicable FRF, whether entities accounting policy are appropriate and consistent with applicable FRF। बराबर है इतना। चलिए अब लिखो, उसके बाद डी पॉइंट लिखो, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, entities objective and strategy and those business risk, and those business risk that may result in RMM, that may result in RMM। लिखो मैनेजमेंट डिफाइन objectives, management defines objective which are overall plans of entity, which are overall plans of entity full stop। continuation में लिखो strategies are the approaches, strategies are the approaches which management intends to achieve, which management intends to achieve its objective, intends to achieve
इट्स ऑब्जेक्टिव। हो गया इतना, फटाफट इतना कंप्लीट कर लो जिसका छोटा है। देखो, बिजनेस रिस्क इज ब्रॉडर देन RMM. Business risk is broader than RMM, is broader than RMM, and it includes latter, and it includes latter. हो गया? ठीक है, उसके बाद देखो, दोज बिजनेस रिस्क विच हैव फाइनेंशियल इंपैक्ट, हाँ कंटिन्यू करो, दोज या आपने अलग किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसा आपको चाहिए, इसमें कोई टेंशन नहीं अपने को। दोज बिजनेस रिस्क विच हैव फाइनेंशियल इंपैक्ट, विच हैव फाइनेंशियल इंपैक्ट, those business risk which have financial impact which have financial impact may are, sorry एक मिनट को, financial are relevant for the auditor, are relevant for the auditor in determining RMM, are relevant for the auditor in determining RMM। उसके बाद ई वाला पॉइंट, measurement and review of entities financial performance, measurement and review of entities financial performance। review of entities financial performance। फिर लिखो परफॉर्मेंस मेजर्स, इसके अंदर पहला पॉइंट परफॉर्मेंस मेजर्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, परफॉर्मेंस मेजर्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल create pressure on entity, create pressure on entity, create pressure on entity। हो गया? फिर लिखो क्रिएट्स प्रेशर ऑन डेटी, मैनेजमेंट टेक्स एक्शन, मैनेजमेंट टेक्स एक्शन to improve performance, to improve performance, to improve performance, considering the pressure, considering the pressure to achieve targets, to achieve targets। हो गया? ऑडिटर, फिर लिखो ऑडिटर considers chances of RMM, auditor considers chances of RMM in management's action, in management's action, in management's action। हो गया? चलिए आइए, बस उतना ही लिखेंगे। अब ध्यान दो, ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसके बारे में जानेंगे। मुझे आप बता दीजिए क्या जरूरी है या नहीं है एंटिटी को समझना। ऑब्वियस सी बात है, इससे आपको क्या समझ में आता है, RMM समझ में आता है, जिसकी मदद से आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हो, जिसकी मदद से आप अल्टीमेटली ओपिनियन देने वाले हो, ऐसा मैं कह सकता हूं। देखो, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट हेल्प्स ऑडिटर,
It helps auditor in planning the audit and identifying areas that require special attention. मतलब यहाँ पे जब आप एंटिटी को समझते हो तो आपको वो एरियाज के बारे में पता चलता है जहाँ पे ऑडिटर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब ही कौन से ऐसे एरियाज जहाँ पे आरएमएम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उसके बारे में बात की जा रही है. देखो, गेनिंग नॉलेज अबाउट द क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल in developing overall plan. In fact, without the adequate knowledge of client business, a proper audit is not possible. तो जब तक आप एंटिटी को समझोगे नहीं, क्या आप यहाँ पे ऑडिट कर पाओगे क्या अच्छे से? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है अच्छे से ऑडिट करना. सेकंड वाले केस देखो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी कैसा प्रोसेस है, बोलिए जल्दी से. कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. मतलब बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द ऑडिट, जब से आपने ऑडिट स्टार्ट किया है से लेके खत्म होने तक, इनका कहना है कि कंटिन्यूअसली ऑडिटिंग को या कंटिन्यूअसली एंटिटी को समझना, क्या बोला मैंने, बोलो, कंटिन्यूअसली एंटिटी को समझना क्या एक जरूरी फैक्टर है क्या? हाँ सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर है या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये नॉर्मल है कि आप एंटिटी के बारे में हर समय कुछ ना कुछ ज्यादा और बेहतर और या ज्यादा रिस्क वाले एरियाज आप जान पाओ ड्यूरिंग द ऑडिट. तो आपकी क्या हमेशा याद करना, प्लानिंग भी कैसा प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस. समय के साथ साथ जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी, क्या मैं अपने प्लान को भी अमेंड करते रहूंगा क्या? डेफिनेटली करूंगा. तो आप प्लानिंग कर किससे रहे हो? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी की मदद से. तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी ही जब कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो क्या प्लानिंग ऑटोमेटिकली होने वाला है क्या? होने ही वाला है. ठीक है, चलिए, तो ये वाला हुआ कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे. टॉपिक का नाम देखो क्या है, इंटरनल कंट्रोल. सभी लोग बोलो क्या नाम है टॉपिक का? इंटरनल कंट्रोल. चलो एक बार पहले इसको सिर्फ रीड करेंगे कि क्या होता है इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ठीक है, देखो, एज पर SA 315 उसका नाम है, इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द प्रोसेसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड मेंटेन बाय TCWG. कौन है बोलिए जल्दी से? TCWG, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल. जैसे देखो, बहुत सारी कंपनी के केस में ना ऑडिट कमिटी होती है बेटा. क्या होती है बोलो जल्दी से? ऑडिट कमिटी, जो डिटरमाइन करती है कि कौन से ऑडिट, कौन से ऑडिटर, मतलब जैसे कौन से एरियाज के ऑडिट कौन पर्सन करेगा, उसके लिए अलग से कमिटी डिसाइड होकर रहती है, जिसे ऑडिट कमिटी का नाम दिया जाता है. ऐसे कंपनी में बहुत सारे अलग अलग कमिटीज होते हैं, तो उनको बोला जाता है TCWG. क्या बोला जाता है बोलो? TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. अगर किसी कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी नहीं है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही TCWG, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही मैनेजमेंट भी है. बराबर है इतना? चलो आओ. Personnel to give reasonable assurance about achievement of entity's objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulations. तो हमने क्या बोला, समझना बात को. मतलब बेसिकली इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे स्टेप्स लेती है या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोसेस को डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन, मतलब डिजाइन भी किया, मेंटेन भी किया और इंप्लीमेंट भी किया. जैसे मैं आपको बात दे, सुनिए बात को. मान लीजिए अगर कोई बच्चा कैप्स में एडमिशन लेता है तो उसको ऑप्शन दिया जाता है, एक तो आप लाइव करो, नहीं तो आप वर्चुअल करो, या आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं. अब जैसे मान लो ऐसा है कि अगर जो यहाँ पे क्लास में आने के बाद क्या, उसके बाद इतना समय क्या, वो घर पे जाके फिर से वीडियोस को देखे करके, इतना तो नहीं है समय अपने पास. तो ऐसे केस में क्या बोला जाता है, अगर कोई यहाँ नहीं आ पाया, मान लो आज बारिश के कारण लोग नहीं आ पाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी क्लास मिस नहीं होंगी, आप लाइव हमारे साथ कर लो. या वो भी नहीं हो रहा है करके, उतना भी आपको नहीं हो रहा, हो सकता है दोपहर में थोड़ा किसी को सोना होना हो करके, है ना, तो वो क्या करेंगे, आप बाद में लेक्चर को देखना रिकॉर्डेड फॉर्म में. बराबर. अब ये क्या है, ये एक इंटरनल कंट्रोल है. क्या आप लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं क्या वो ऐप में से? नहीं, वो सिक्योरिटी कंसर्न के. अरे डाउनलोड मतलब आप क्या फ्रीली डाउनलोड करके इधर उधर शेयर कर सकते हो क्या? वो बात अलग है कि लोग उसमें भी पैटर्न निकाल लेते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग. मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल चीज के बारे में. क्या आप ऐसे शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसमें इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ होता है. समझ रहे बात को? जो अलाउ नहीं करता है उसको शेयर करने से. इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब
मतलब होता है, इंटरनल कंट्रोल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस लगाना ताकि हम लोग सेफगार्ड कर सके हमारे असेट को। जैसे मान लीजिए ये सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है यहाँ पे, अभी ये सीसीटीवी कैमरा जो है ना बेटा, ऐसे इसमें मुझे एक बात बताइए, ये भी एक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है जो ये देख रहा है। मान लो आप में से कोई बच्चा आखिरी दिन आप में बहुत ही जोश आ गया, आपने एक आधा टेबल वेबल उठा के फेंक दिया इधर उधर, हो सकता है ना, तो पता तो चले कौन है वो बच्चा जिसको बजाया जाए बाद में, आप समझ रहे बात को। तो ऐसे केस में ये हुआ इंटरनल कंट्रोल, ये सब क्या हुए इंटरनल। आपने नीचे देखा होगा वो फेस कैम लगा हुआ होता है ना, ऐसे नीचे उतरते बराबर ऐसा स्माइल करते उसके तरफ जाते हैं, फिर वो रिकॉग्नाइज करता है, उसे क्या बोला जाता है, वो भी क्या है इंटरनल कंट्रोल। अब मान लो 10-15 दिन से आपका फेस कैम पे आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो हो सकता है घर पे फोन भी चले जाए कि आ नहीं रहा, तो घर वालों को डाउट आ सकता है, घर से तो निकल रहे लेकिन वहां पे नहीं पहुंच रहे, तो गए कहाँ करके, है ना, समझना। तो ये क्या हुआ इंटरनल कंट्रोल करने के लिए, समझ रहे बात को। सेफ गार्डिंग द असेट, घर वालों के लिए तो आप असेट हो ना, तो आपको सेफ गार्ड करने के लिए हो ना, अरे बोलो हो करके। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला जा रहा है, तो आपको सेफगार्ड करने के लिए सर ये प्रोसेस को लगाया जा रहा है। वैसे ही फोन के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, फोन के अंदर पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड लगाना क्या है, इंटरनल कंट्रोल है। हमने बात किया था, याद है किसके बारे में था वो फोन, हाँ इसका, वो कितने जल्दी उसका हाथ गया, तो उसने फोन में पासवर्ड लगा था, कहीं ऐसा ना लगे नेफ्यू को कि भैया को तो धनाधन लॉक हो रहे करके, है ना, समझिए अब बात को। तो ऐसे इसमें हमने क्या बोला, बोलिए ना जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं ये सब इंटरनल कंट्रोल्स की देन है। इंटरनल कंट्रोल जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन खुद लगाती है ताकि उसके असेट प्रोटेक्ट रहे, उसके अंदर आरएमएम को कम से कम किया जाए। मैंने आपको हल्दीराम का इंटरनल कंट्रोल बताया था, आप वहां जाते हो तो आप इवन वो सॉफ्टी भी खाने जाते हो तो बाहर वाला कूपन देता है, अंदर पैसे देते हो, फिर आप बाहर आते हो, समझे आप बात को। तो ये सब क्या हुआ बेटा, इंटरनल कंट्रोल ही हो रहा है, ये सारी चीजें इंटरनल कंट्रोल चल रही है। क्या आप बात को समझे, बोलो ना, है ना। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोई प्रोसेस को डिजाइन भी किया, इंप्लीमेंट भी किया और बाद में मेंटेन भी करने का। डिजाइन भी करो, इंप्लीमेंट भी करो और मेंटेन भी करो। बाय किसके द्वारा, कंपनी के अंदर के लोग। अगर टीसीडब्ल्यूजी है तो टीसीडब्ल्यूजी, नहीं तो कंपनी की मैनेजमेंट ही टीसीडब्ल्यूजी बन जाएंगी। और वो क्या करती है, ये देती है ताकि रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। कैसा अश्योरेंस, बोलो, रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विथ रिगार्ड टू द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब हमारी जो एंटिटी है उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, ऑपरेशंस जो भी कामकाज है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलना चाहिए। और तीसरा, हमारे असेट को सेफगार्ड रहनी चाहिए और एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, एक है ना जीएसटी के अंदर क्या है, मैं रूल है एक, वो रूल क्या कहता है कि जब आपके नाम से इनवॉइस, मान लीजिए मैं ना इनको इनवॉइस दे रहा हूं, ठीक है, तो जब मैं इनको इनवॉइस दूं और इनके पास गुड्स भी पहुंचे, मतलब दोनों चीजें जब होंगी ना, तभी ये लोग जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं, अदरवाइज ये जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा रूल बना के रखा हो कि जब भी कोई गुड्स आता है बाहर से तो उस दिन जीआरएन इशू हो जाना चाहिए कि ये गुड्स आ चुका है, समझ रहे हैं। मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो कंट्रोल लगाया उससे मुझे पता चल जाता है कि गुड्स कौन से तारीख को आ रहे हैं, और बिल की जो इनवॉइस डेट है वो तो मुझे सामने वाला व्यक्ति सप्लायर मुझे इनवॉइस देगा। अब मान लो अगर कोई गुड्स है बेटा जो 31 को निकलता है या 30 तारीख को निकलता है और वो पहुंचता 2 तारीख को है, मान लो जैसे 30 सितंबर को निकला और 1 अक्टूबर को पहुंचा, मुझे एक बात बताइए, टेक्निकली क्रेडिट कब मिलना, कौन से महीने के रिटर्न में मिलना चाहिए, अक्टूबर के रिटर्न में या सितंबर के रिटर्न में? अक्टूबर के, क्योंकि दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। लेकिन सामने वाला कभी कभार क्लाइंट क्या करता है, उसको क्रेडिट लेना है, उसको ज्यादा जीएसटी पे नहीं करना है, तो वो सितंबर में ही क्रेडिट ले लेगा। लेकिन इंटरनल कंट्रोल इंश्योर कराएगा कि आप कोई भी जो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस है ना, आप लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर ना जाओ या लॉज एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करो। ये हमेशा इंटरनल कंट्रोल अपने को क्या करने वाला है, बोलो जल्दी से, मदद करने वाला है। क्या आप बात को सारे लोग समझ गए, बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात को समझ रहे हैं क्या, है ना। चलिए और देखो फिर उसके बाद एज डिराइव फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑपरेशन स्मूथ होना चाहिए, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, असेट को सेफगार्ड करके रहो। कुछ नहीं, यही पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिख दिया, बराबर है ना। आइए फिर देखो बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहला, आपको पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट समझ में आ सकते हैं।
दूसरा, आपको ये भी ध्यान आएंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आरएमएम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और तीसरा, डिजाइन करने में मदद करेंगे एनटीई और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यहां से अपन लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास कब होने वाला है हमारा? ठीक है, चलो। संडे को वैसे आपकी क्लास है, आई थिंक सो, है ना? संडे को आपकी क्लास है, लॉ की क्लास है, मेरी क्लास नहीं है। ठीक है। क्या नहीं बताया? लॉ की है क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।